हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी आज की इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, उसके पहले कौन सा सिस्टम था, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली में कि हम वस्तुओं के बदले वस्तु लेते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी कि मान लीजिए किसी के पास कोई गाय है और उसको चावल चाहिए, तो अब वो गाय और चावल का वस्तु विनिमय कैसे होगा, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो उसके बाद धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो पहले मुद्रा, कई तरह के मुद्रा होते थे, कभी पहले सोना, फिर चांदी, इवन चमड़े के सिक्के भी चले। मेटल, सस्ते मेटल के भी सिक्के आए और चमड़े के सिक्के भी किसी सम्राट ने चलवाया था, मुगल सम्राट ने। तो ये बार्टर सिस्टम को खत्म करके मनी को लाया गया। मनी क्या है? मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसमें कि हम किसी भी वस्तु के मूल्य को या वैल्यू को बता सकते हैं। तो मनी जो है वो कुछ ऐसी चीज है जिसे सब कोई एक्सेप्ट करते हैं। मतलब मनी को सब लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? विनिमय के माध्यम के रूप में। तो ये आज की दुनिया के लिए बहुत ग्रेट इन्वेंशन माना जाएगा, क्योंकि मनी से सारी चीजें बहुत सहूलियत से होने लगी। अब धीरे धीरे हम और एडवांस होते जा रहे हैं। अब डिजिटल मनी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी जैसे क्या हुआ कि मनी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। जब हम कोई चीज हमें चाहिए होती है तो उसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका माध्यम है मनी। ये जितने भी तरह की चीजें हैं पहले जो हो चलती थी, जैसे जानवर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सारी चीजें जिनसे हम सामान का लेन देन करते थे, उसको मनी का एक फॉर्म माना जा सकता था। लेकिन आज जो मनी है वो किस तरह के रूप में है? पेपर मनी या कॉइन के रूप में है। अभी जो मनी है उसे पेपर मनी के रूप में माना गया है और ये मनी को सरकार की मान्यता प्राप्त होती है। तो मनी का डेफिनेशन क्या है? मनी का डेफिनेशन है कोई भी वैसी, मनी का डेफिनेशन दो तरह से दिया गया, एक लीगल और दूसरा फंक्शनल। एक मनी का डेफिनेशन एक कानूनी तौर पर दिया गया है, जिसको वैधानिक कहते हैं, लीगल डेफिनेशन, और दूसरा फंक्शनल। तो लीगल डेफिनेशन में क्या है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि मनी को लोग लीगल बेसिस पर एक्सेप्ट करते हैं। मनी की एक्सेप्टेबिलिटी जो है, मनी को लोग जो स्वीकार करते हैं वो वैधानिक स्तर पे करते हैं। उसके पीछे लीगल वैलिडिटी होती है, लीगल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। मतलब वो कानून से बाध्य होते हैं इस पैसे को स्वीकार करने के लिए। तो इससे लीगल डेफिनेशन क्या होगा मनी का कि जो वाइडली एक्सेप्टेड, वो चीज जो मनी वह है जो वाइडली एक्सेप्टेड है एज ए मोड ऑफ पेमेंट या टू डिस्चार्ज अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। बिजनेस ऑब्लिगेशन और लेन देन के लिए जो चीज कानूनी रूप से स्वीकार्य है उसे हम मनी का लीगल डेफिनेशन कहते हैं। तो लीगल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा चीज, करेंसी हो या डिमांड डिपॉजिट, नॉट ओनली पेपर मनी, कॉइन करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, तीनों को मनी का रूप दिया गया है। इसे लीगल मनी कहा गया है, मतलब कानूनी रूप से ये वैध है। एक पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को पेमेंट पेपर मनी के रूप में, कॉइन के रूप में और डिमांड डिपॉजिट के रूप में दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो हमारा पैसा सेविंग्स बैंक में होता है उसको हम चेक से काट के किसी को पेमेंट करते हैं ना, चेक काट के दे दिया, तो चेक काट के दे दिया, अगर कोई ले लेता है तो सो मच सो गुड। लेकिन उसको राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकता है कि हम चेक में पेमेंट नहीं लेंगे।
तो चेक उस तरह का बाध्य नहीं है। जिस तरह से पेपर मनी या रुपया में लेने से मना करेगा तो वो कानूनन गलत होगा, लेकिन डिमांड डिपॉजिट का चेक काट के अगर आप देते हैं और वो मना करता है तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या होता है कि मनी, व्हाट मनी डज। न्यूलिन का कहना है, न्यूलिन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कहा, मनी को डिफाइन किया, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी काम करता है, मनी जो करता है वही मनी है। इसका क्या मतलब, मनी वही काम करता है, जो भी फंक्शन मनी से परफॉर्म किया जाता है उसे मनी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, अब मनी का क्लासिफिकेशन, मनी का क्लासिफिकेशन सबसे पहला है। अब हम ये दो तरह का हुआ डेफिनेशन, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, वर्गीकरण। मनी कितने तरह का होता है। पहला है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का अर्थ हुआ कि वो मनी जो कि कोई भी लिमिटेड, लीगल तो हमने पढ़ लिया, लिमिटेड टेंडर मनी मतलब कि वो लीगल है लेकिन कोई भी व्यक्ति एक खास अमाउंट तक ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बाद वो मना कर सकता है। जैसे कि सिक्के, पहले क्या सिक्के चलते थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, ये सारे सिक्के होते थे। तो 25 पैसे तक के जो सिक्के थे ना, उसके लिए ये नियम था कि लिमिटेड टेंडर मनी में कि कोई भी व्यक्ति 25 रुपये तक, 25 रुपीज तक 25 पैसे या 5, 10, 15 जो भी डेनोमिनेशन का सिक्का हो उसे अप टू 25 रुपीज ले सकता था, लेता और उसके बाद अगर उसको कोई फोर्स करेगा कि नहीं आप इससे ज्यादा लो तो वो मना कर सकता है। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता था। तो इसे हम लिमिटेड टेंडर मनी कहते हैं। और जो नोट और करेंसी होते हैं वो अनलिमिटेड टेंडर मनी है। उसका क्या मतलब है कि आप कितना भी अमाउंट में किसी को आप कॉइन्स और पेपर मनी में दे सकते हैं। अनलिमिटेड टेंडर मनी, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम इसके बाद देखेंगे, मतलब पेपर करेंसी, क्वाइन का तो हमने बता दिया। पेपर करेंसी नोट्स को किसी भी डिनोमिनेशन का किसी को भी हम कितने अमाउंट तक दे सकते हैं। अब अलग बात है कि अब लेन देन में हमें डिजिटल या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गया है पैसे निकालने में या ट्रांसफर करने में कि हम इतना 45,000 से ज्यादा नहीं कर सकते अनलिमिटेड। अब पैसे हम एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं डिजिटली। अब फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, मनी का सबसे ओरिजिनल फंक्शन जो होता है उसे प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है, जो कि मनी को हर सिचुएशन में करना होता है। प्राइमरी फंक्शन मनी हैज टू परफॉर्म इन ऑल सिचुएशंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिनल। प्राइमरी फंक्शन को हम ओरिजिनल और एसेंशियल फंक्शन कहते हैं। ओरिजिनल एंड एसेंशियल, आवश्यक कार्य, मनी का ओरिजिनल और एसेंशियल कार्य होता है। ये है मीट पहला। इसमें हम प्राइमरी फंक्शन के अंदर पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि विनिमय के माध्यम के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ पेमेंट, इसमें क्या होता है कि मनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में मदद करता है, वस्तुओं के खरीद फरोख्त में, खरीद बिक्री में मदद करता है। और एक्सचेंज, इससे क्या हुआ कि एक्सचेंज वर्क इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, पहले डायरेक्ट होता था कि हम वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। अब इनडायरेक्ट है कि हम वस्तु ले लिए और उसके बदले में मनी दिए। तो पहले गुड्स और सर्विसेज जो थे वो, अब इनडायरेक्ट कैसे, पहले हम क्या करते हैं, जाते हैं खरीदने तो पहले किसी वस्तु का मूल्य बताया जाता है कि कितना रुपया इसका दाम है। तो वो
कहलाता है परचेज, और जब हम गुड्स और सर्विसेज को ले लेते हैं तो वो मनी का कौन सा फंक्शन है, वो कहलाता है सेल। दुकान वाला बेच दिया, जब हम उसको पैसे दिए, पहले दाम बताया, फिर उसके बाद जब हम उसको पैसे दे दिए तो वो चीज हमारी हो गई। तो मनी की क्वालिटी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, मतलब मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसे मेडिएटर भी कहा जाता है। मनी वर्क एज मेडिएटर। ठीक है। अब अगला है मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब मूल्य का द्योतक। तो कहता है कि एज ए मेजर ऑफ वैल्यू क्या है कि जैसे हम किसी चीज को, इलेक्ट्रिसिटी को हम किलोवाट्स में मापते हैं या टेम्परेचर को डिग्री में, उसी तरह से किसी भी वस्तु के मूल्य को हम, या प्राइस या वैल्यू, इसको हम मनी में आंकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन मनी। तो जब प्राइस किसी भी वस्तु का या सेवा का हम मनी में देते हैं प्राइस, तो क्या होता है कि प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा चीज सस्ता है, कौन चीज महंगा है। क्योंकि सबका वैल्यू जब मनी में एक्सप्रेस होता है तो मनी मुझे एक वैल्यू को मेजर करने का मीडियम मिल जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई चीज 10 रुपीज में है, कोई 100 में है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं ये सस्ती है, ये महंगी है, क्योंकि सबका मूल्य जो है, वैल्यू जो है, वो मनी टर्म में एक्सप्रेस्ड है। अगला है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इसमें क्या होता है कि मनी, जो कि कोई भी व्यक्ति रुपये को किसी भी लिमिट में एक्सेप्ट भी कर सकता है, किसी को दे भी सकता है। तो पेपर नोट जो है इंडिया में, वो जितने भी डिनोमिनेशन का है, कैसे 10 हमारे यहाँ पेपर नोट 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000, ये सब डिनोमिनेशन का है। ये सारे डिनोमिनेशन का ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। इस डिनोमिनेशन के नोट से हम किसी को भी कितना भी पेमेंट कर सकते हैं, वो उससे लेने वाला मना नहीं कर सकता है। अब हम मनी का ये प्राइमरी फंक्शन हुआ। क्या क्या हुआ? मेजर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, कि कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन। मनी का सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि ये प्राइमरी फंक्शन में हेल्प करता है। मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू और अनलिमिटेड लीगल टेंडर, उसमें ये सेकेंडरी फंक्शन मदद करता है। तो इसलिए इसको सेकेंडरी या डेराइव्ड फंक्शन भी कहते हैं, डेराइव्ड फंक्शंस भी कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है? पहला, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब किसी भी पेमेंट को हम आगे के लिए जब टाल देते हैं तो उसे हम डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। तो मनी एक डेफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड के रूप में भी, मानक के रूप में भी काम करता है। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? जो पेमेंट हमने बताया कि जो कि फ्यूचर में हम करेंगे। जैसे आज हमने सामान खरीद लिया, आपको हम पैसे 2 महीने के बाद देंगे, तो ये जो हुआ पेमेंट, जो ये डेफर्ड पेमेंट है। तो चूंकि हम 2 महीने बाद देंगे तो वो पेमेंट का रकम जो है वो मनी में एक्सप्रेस होता है। तो मनी में एक्सप्रेस होता है तो फिर हम उसको मनी में ही लौटाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये फंक्शन मनी का बहुत सारी सहूलियत दे दिया। जब हम किसी से कोई पैसे लिए और उसको हम प्रेजेंट में लिए और फ्यूचर में पे करने की बात करते हैं, तो हम उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, मान लीजिए 100 रुपया लिए, उसके साथ साथ 10 रुपया और देंगे, इंटरेस्ट के साथ देंगे। तो ये सारा चीज को हम कैलकुलेट करना और एक्सप्रेस करना मनी टर्म में आसान होता है। ठीक है, तो इसलिए
कमोडिटीज में हम ये चीज नहीं कर पाते। जब बार्टर सिस्टम था तो उस समय ये नहीं कर सकते थे। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। पहला था प्राइमरी में था मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि मनी को हम लोग जानते हैं कि किन्स के हिसाब से कि मनी का 3 फंक्शन है। एक है पर्पस है मनी रखने का, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। तो ट्रांजैक्शन पर्पस में भी मनी हम लिक्विड फॉर्म में अपने हाथ में रखते हैं ताकि रोजमर्रा की खर्च को हम चला सकें। इसके लिए हमें कैश की जरूरत होती है जिसे हम मनी के फॉर्म में रखते हैं। दूसरा है प्रिकॉशनरी नीड के लिए। प्रिकॉशनरी नीड में क्या होता है कि कोई अनफॉरसीन कंटिजेंसीज या कोई बीमारी या किस भविष्य में कुछ हो, इसके लिए भी हम कुछ पैसे बचा कर रखते हैं। इसके अलावा पैसे की जरूरत हम सट्टेबाजी के लिए भी लेते हैं। फ्यूचर में पैसे ज्यादा फायदा हो उसके लिए बॉन्ड सिक्योरिटीज या सट्टेबाजी में पैसे लगाते हैं। तो इस सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में क्या था कि बहुत मुश्किल था ये चीज। और अभी क्या है कि हम पैसे को अपनी सेविंग्स के रूप में, कैश के रूप में रखते हैं। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज था। कमोडिटीज को रखने में जगह भी बहुत लगता था, उनको मेंटेन करना, उनको मैनेज करना, उनका रख रखाव, सब बहुत परेशानी। और पैसे का क्या है, पैसे कम जगह में आ जाते हैं, आसानी से उसको हम घर में ला के रख सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो इसे एसेट फंक्शन ऑफ मनी कहा गया। ये जो फंक्शन है उसे मनी का एसेट फंक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच फंक्शन ऑफ मनी इज नोन एज एसेट फंक्शन ऑफ मनी। अगला है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी का अगला सेकेंडरी फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब किसी वस्तु का, हर वस्तु का कुछ न कुछ मूल्य होता है, वैल्यू होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो अपनी जगह को छोड़कर अगर दूसरी जगह जाना चाहे तो अपने प्रॉपर्टी, अपने सामान को वो बेचकर उसका मनी में उसको कन्वर्ट करके वो आसानी से किसी दूसरी जगह में जाकर शिफ्ट कर सकता है और फिर वहां जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है या कुछ भी काम कर सकता है। तो एक जगह को छोड़कर जाने में, दूसरी जगह जाने में भी मनी से हेल्प मिलता है, क्योंकि इसको कैरी करना, इसको चेंज करना आसान होता है। अगला है कॉन्टिजेंट फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कॉन्टिजेंट फंक्शन। मनी का ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मॉडर्न एज में क्या है, प्रोडक्शन कलेक्टिव होता है। कौन प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जो भी हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबको हम पेमेंट करते हैं। लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेज देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। अब सवाल उठता है कि इन सब को कहां से दिया जाता है। तो नेशनल इनकम से, जो टोटल आउटपुट होता है देश में एक फिनेंशियल ईयर में, तो उसका जो वैल्यू होता है वो देश का नेशनल इनकम होता है। और नेशनल इनकम जो है सो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसे इन्हीं चारों में, लैंड को रेंट देने में, लेबर को वेज देने में, कैपिटल का इंटरेस्ट पेमेंट करने में और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सारा चीज को देने में नेशनल इनकम को मॉनेटरी टर्म में हम असेस करते हैं। नेशनल इनकम कैसे असेस होता है, मॉनेटरी टर्म में, क्योंकि जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनका सबका मॉनेटरी वैल्यू निकलता है और उसके बाद उसी हिसाब से इनको पेमेंट किया जाता है मनी के टर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनी का। अगला है बेसिस ऑफ क्रेडिट। बेसिस ऑफ क्रेडिट
हम जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन देते हैं, तो वो कहाँ से लोन देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व क्या होता है? जब पब्लिक अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करती है तो बैंक उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी फिर लोन दे देता है। तो हर लोन में से कुछ परसेंट रख के वो लोन देता जाता है। इस तरह से लोन क्रिएट होता है। तो ये जो है सो क्रेडिट क्रिएशन में भी मदद होता है। किससे? मनी से ही। तो मनी ही क्रेडिट क्रिएशन का भी कोर रहता है, उसके ही आधार पर क्रेडिट क्रिएशन होता है। जितना ज्यादा लोग डिपॉजिट करते हैं उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो इस तरह से हम आज के इस दुनिया में मनी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके फंक्शंस बहुत हेल्पफुल है, सब इकोनॉमी को रन करने में, स्मूथ करने में इनका मनी का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू।